दोस्तों आइए आज हम अपने दूसरे वीडियो में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधानों पर चर्चा करते हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है वह है 21A जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार बनाया गया कि सभी बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। तो आप क्या याद करेंगे? 21A 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है, जो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनाया गया था। इसके तहत अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51 क में परिवर्तन किए जाने का प्रावधान दिया गया। आगे इसमें हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 29(2) जो कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाली किसी शिक्षा संस्थान में किसी नागरिक को केवल धर्म, जाति, प्रजाति, भाषा या इनमें से किसी एक के आधार पर प्रवेश लेने से रोकेगा नहीं। कोई भी ऐसा संस्थान जो राज्य सरकार के द्वारा संचालित हो, वहां से वित्त पोषित हो या वहां से उसे राज्य सरकार के द्वारा निधि प्राप्त होती हो, वह किसी भी बालक को किसी भी ऐसे भेदों के आधार पर प्रवेश से रोक नहीं सकता। अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षण संस्थानों की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार मिले, ठीक, उनकी स्थापना कर सकें और ये उसको अपने अनुसार क्रियान्वित कर सकें। अनुच्छेद 45 कहता है 10 वर्ष के अंतर्गत वे बच्चे जब तक वे 14 वर्ष के नहीं हो जाते, राज्य निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देने का प्रयास करेगा। देखिए दो चीजें, अनुच्छेद 21A और अनुच्छेद 45 ये दोनों लगभग सेम है। सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक के बालकों को शिक्षा के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान दोनों में है। अनुच्छेद 45 सिर्फ कहता है कि नियम लागू होने के 10 वर्ष के अंतर्गत ही हमें ये लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 343 जिसमें कहा गया, इसको सब लोग जानते भी होंगे, देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा होगी। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला है 350, अनुच्छेद 350 प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान अनुच्छेद 350 के अंतर्गत किया गया। इसके बाद 351 है हिंदी भाषा के विकास व वृद्धि के निर्देश दिए गए। मतलब कह सकते हैं कि हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार की बात कही गई। हिंदी भाषा के प्रचार व प्रसार की बातें कही गई। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। कभी कभी डीएलएड में पूछता है, भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र होगा। जो ये पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला है समवर्ती सूची वाले विषयों पर कानून जो है वह केंद्र और राज्य दोनों सरकारें मिलकर बनाती हैं। और एक है शिक्षा को समवर्ती सूची में 1976 में शामिल किया गया। ठीक, ये हुआ। इसके बाद हम लोग अपने अगले टॉपिक को देखते हैं जो बाल अधिकार करके दिया है आपके सिलेबस में। उस बाल अधिकार को या बच्चों के अधिकार या राइट्स ऑफ चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। इसके जो कुछ इम्पोर्टेंट बिंदु हैं उसी पर हमने फोकस किया है और उतना ही पढ़ें जितना हमारे लिए अभी उपयोगी है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को हुआ था। यह डेट आपको याद रखनी है क्योंकि 15 नंबर का जो ऑप्शनल प्रश्न आता है आपके डीएलएड में, वह कहां से बनाएगा, क्या बनाएगा, यह कुछ सुनिश्चित नहीं है।
बनेगा आपके सिलेबस से ही, आपने सब कुछ पढ़ा है, लेकिन ऐसे कुछ ऑप्शन को रखता है जो हमारे अंदर कंफ्यूजन उत्पन्न करता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 89 को किया गया। इसको याद रखिएगा। मुख्य जो उद्देश्य था उसका यही था कि विश्व के सभी बालकों के लिए मूल मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करना। तो आप भी जान रहे हैं बाल अधिकार क्या होता है, मूल मानवीय अधिकार क्या होते हैं, उनके लिए क्या करना होता है, उन्हें क्या करना है, ये सब बातें उसमें सुनिश्चित की गई और यही मूल उद्देश्य है बाल अधिकारों की घोषणा करने की। भारत सरकार ने बाल अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 89 को की। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ही साथ साथ भारत सरकार ने भी 20 नवंबर 1989 को ही इसकी घोषणा कर दी, लेकिन इसे भारत सरकार या भारतीय संविधान कह सकते हैं, संवैधानिक प्रावधानों के तहत 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया गया। इसे याद रखेंगे क्योंकि ये पूछता है कि भारत सरकार ने बाल अधिकारों को कब अपनाया। 11 दिसंबर 1992। अब देखते हैं बाल अधिकार संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम लोग शार्ट में फोकस करते चलेंगे, समझते चलेंगे। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, केवल एक बार दो बार आप रिवीजन करने की आवश्यकता होगी। यदि आप इस वीडियो को कंसंट्रेट होकर देखते हैं तो मैं आशा करता हूं आप सभी को यह समझ में अच्छे ढंग से आ जाएगा। बच्चों को जन्म के तुरंत बाद पंजीकरण तथा राष्ट्रीयता प्राप्त करने का अधिकार, ये तो पहला ही अधिकार है कि जन्म के बाद उसका पंजीकरण हो, उसे भारतीय नागरिकता या जिस देश में जन्म लेता है उसकी नागरिकता उसे दिला दी जाए। बच्चों को माता पिता की इच्छा के विरुद्ध उनसे अलग न करना, ये है बाल अधिकार। बच्चों को मादक पदार्थों के सेवन से रोकना। चौथा है लैंगिक शोषण से बचाना। पांचवा है शरणार्थी बालकों को संरक्षण प्रदान करना। ये बिंदु यदि आप परीक्षाओं में लिखते हैं तो वह जो मूल्यांकन करता होगा उसके लिए प्रभावी बिंदु होगा शरणार्थी बालकों को संरक्षण प्रदान करना। अगला है शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाली हानियों से बचाना। मतलब किसी भी तरह जब तक वे 14 साल के नहीं हो जाते हैं उन्हें पूर्ण रूप से ऐसी शारीरिक, मानसिक, नैतिक व आध्यात्मिक दृष्टि से होने वाली हानियों से बचाने का प्रयास करना है। यह बाल अधिकार संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश डीएलएड है इसलिए उत्तर प्रदेश सरकार के संदर्भ में भी हमें कुछ न कुछ बिंदुएं पढ़नी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु बाल अधिकारों की घोषणा की बात आती है तो इसमें इन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। 1 से 8 तक के सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं MDM लिखा है मध्याह्न भोजन योजना, मिड डे मील इंग्लिश में मध्याह्न भोजन योजना, तो यह भी उपलब्ध कराना होगा प्रत्येक बच्चों के लिए। प्रत्येक कक्षा के लिए शिक्षक एवं 2 शिक्षा मित्र, ये उत्तर प्रदेश सरकार का अपना एक रूल था। निःशुल्क यूनिफॉर्म एवं छात्रवृत्ति की व्यवस्था। विद्यालय के प्रबंधन में ग्राम शिक्षा समिति का विशेष रूप से योगदान। तो आप अगले सेमेस्टर में 4th सेमेस्टर में जाएंगे तो ग्राम शिक्षा समिति की भूमिका के बारे में आप पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ इतना जानिए कि ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय के प्रबंधन में विशेष योगदान देगी। ऐसा शिक्षा के सार्वजनिकरण के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना प्रावधान किया है। विद्यालय विकास के लिए अनुदान की व्यवस्था। विद्यालय का अच्छे ढंग से विकास हो सके इसके लिए सरकार के द्वारा अनुदान की भी व्यवस्था की गई है। इसके बाद हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय बाल नीति। भारत सरकार ने इसकी घोषणा 22 अगस्त 1947 को की। 22 अगस्त 1947 को
भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा की, जिसमें मुख्यतः संवैधानिक प्रावधानों के तहत 2 अनुच्छेद को शामिल किया गया, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। 23 में कहा गया कि स्त्री एवं बच्चों के क्रय विक्रय एवं उनका अनैतिक व्यापार दंडनीय अपराध माना जाएगा। 24 में कहा गया बच्चों को कारखाने या जोखिम वाले कार्यों में लगाना भी दंडनीय अपराध है। तो ये 2 चीजें। इसके बाद जो है हमारा एक टॉपिक और लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, वह भी निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के संदर्भ में हम लोग इसे देखते हैं। 3 बिंदुओं में हमने इसे समेटने का प्रयास किया है, जो हमें आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला है 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा संविधान में 21 का अनुच्छेद जोड़ा गया। इसे हमने पहले ही चर्चा किया, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। इसको हम पहले पढ़ चुके। दूसरा बिंदु 21 का को प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को, इसे याद रखेंगे, 4 अगस्त 2009 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, यहाँ से निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद में पारित किया गया। अब देखिए 21 का के द्वारा यह एक अधिनियम अर्थात एक संवैधानिक रूप से इसे पारित कर दिया गया और राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद 27 अगस्त 2009 से यह बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बना। 27 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने जब इसकी स्वीकृति दी तो यह बच्चों के लिए शिक्षा प्राप्त करने का मौलिक अधिकार बन गया, अर्थात अब यह एक प्रकार का अधिनियम हो गया और इस अधिनियम के थ्रू सभी बच्चे शिक्षा को प्राप्त कर सकेंगे, वह भी 1 से लेकर के कक्षा 8 तक, या कह सकते हैं 6 से लेकर के 14 वर्ष के बालक अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा को प्राप्त करेंगे। उनके लिए जो भी संवैधानिक प्रावधान होगा उसकी निर्देशों का पालन करते हुए समस्त शैक्षिक संस्थाएं जो राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होंगे वे शैक्षिक क्रियाकलापों को क्रियान्वित करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो यदि पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा और कमेंट दीजिएगा, इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। थैंक यू।